नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच, जिसमें आज सबसे पहले बात करेंगे नक्सल समस्या की, जिसके खात्मे के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। एमपी में जहरीली शराब को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है, इसकी बात भी हम करेंगे। वहीं तूफान गुलाब पर भी बात होने वाली है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कहां स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है, और बताएंगे कि पंचायत के उस फरमान के बारे में जिसके बाद बेटी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्रियों और 4 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया। बैठक के लिए पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य के किसी मंत्री या शीर्ष अधिकारी ने किया। तो नक्सल प्रभावित राज्यों की ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें चर्चा हुई है, रणनीति पर चर्चा हुई है और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है विकास नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो उनमें विश्वास पैदा हो सके और नक्सल के पैर वहाँ से उखड़ सके। तो इस सब को लेकर एक साझा रणनीति केंद्र स्तर से लेकर राज्यों के बीच समन्वय को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन 4 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। हालांकि यहाँ के अधिकारी और मंत्री जो हैं 4 राज्यों के, वो इस बैठक में शामिल हुए थे प्रतिनिधित्व के तौर पर। क्या हुआ बैठक में, इसकी जानकारी सीधे लेते हैं अशरफ, हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ। पुनीत, देखिए, करीब 3.5 घंटे के आसपास नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा बैठक हुई। अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने एक संतोष व्यक्त किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से आज करीब 23% जो घटनाएं हैं नक्सल की, वो कमी आई है और करीब 21% जो जिसमें मौत होती थी वो आंकड़ों में उसकी कमी है। साथ साथ उन्होंने अफसोस भी ये किया है कि जो विकास पिछले 6 दशक में होना चाहिए था वो अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं हो पाया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से विकास हो रहा है और जो उनको विकास पहुंचने का काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से मिलकर काम कर रही हैं। तो एक तरह से यहाँ पर ये उपलब्धि की बात है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ की घटनाओं में 23% की कमी आई है और जबकि जो मौत के आंकड़े थे उसमें 21% की कमी आई है। पुनीत, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इनके लिए अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि दोबारा बैठक होगी, अलग से बैठक होगी, जिसमें खुफिया तंत्र के लोग होंगे, गृह मंत्रालय के लोग होंगे। तो एक ये बैठक दोबारा होगी और अलग से होगी और इसका अलग से होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान देगी, जो नक्सल समस्या है, जो नक्सल ज़िले हैं वहाँ पर कैसे इससे निपटा जाए, जो विकास है वो आम लोगों तक कैसे पहुँचा जाए, जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं वहाँ के आम लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए,
उन तक विकास की जो राह है वो आसान कैसे, वो भी विकास की राह पर चले, यानी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ जो नक्सल से लड़ाई लड़ रहा है राज्य और केंद्र सरकार, जो फोर्सेस हैं, उनको भी आधुनिक हथियारों से लैस करने की बात की जा रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का सहारा लेने की बात की जा रही है, संचार जो तंत्र है उसको मजबूत करने पर बात की जा रही है। पुनीत। अशरफ, ड्रोन की बात हमेशा से होती आई है कि ड्रोन से निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि जब जब नक्सल हमला होता है तब इस बात की चर्चा ज़ोरों पर होती है कि उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए, और ड्रोन से हमले तक करने की बात भी, चर्चा भी होती आई है। राज्यों के बीच समन्वय की भी बात होती आई है, और इस लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ एक नक्सल घटनाएं जो हुई हैं उसको कैसे देखा जा रहा है कि बैठक में उस पर क्या चर्चा हुई है, और ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स गिनाए इस पर कुछ मंथन हुआ? बिल्कुल पुनीत, देखिए यहाँ पर लगातार ड्रोन को खास करके नाम नहीं लिया गया, वहाँ पे तकनीक का नाम लिया गया कि हमने जो लड़ाई लड़नी है वो तकनीक के सहारे लड़नी है, हमने आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करना है। उसमें ड्रोन भी शामिल है कि ड्रोन के ज़रिए आप सर्विलांस कीजिए, ड्रोन के ज़रिए अगर आपको नक्सलियों का मूवमेंट पता चल रहा है तो, या उनके कैंप हैं तो उस पर हमला किया जा सकता है, उनको निस्तनाबूद किया जा सकता है। तो तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लेने की बात की जा रही। वहीं मध्य प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने भी बताया कि केंद्र से कैसे राज्य को मदद मिल रही है। तो सीआरपीएफ की जो कंपनीज लगी हुई हैं उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि सीआरपीएफ की जो कमांड सौंपी गई है वो नक्सल से लड़ाई लड़ रही है, ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक ली है, और इसको लेकर अब ये देखना होगा कि आगे उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि एक और बैठक जो ज़्यादा प्रभावित नक्सल से प्रभावित जो राज्य हैं उनके साथ एक बैठक और की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। नर्मदा परिक्रमा के 4 साल पूरे होने के बाद दिग्विजय सिंह नर्मदा के पथिक शीर्षक के नाम से एक किताब का विमोचन करने वाले हैं। किताब का विमोचन 30 सितंबर को किया जाएगा। पुस्तक के विमोचन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व सीएम उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। पुस्तक को दिग्विजय सिंह के निजी सचिव ओम प्रकाश शर्मा ने लिखा है। बीजेपी दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पर सियासी सवाल उठाती रही है। किताब क्या है ये तो विमोचन के बाद पता चलेगा, लेकिन हाँ, हमारे पास इनविटेशन देने कांग्रेस कमेटी के कुछ 4 से 5 साथी आए। निमंत्रण मेरे खुद के नाम से है, इसके अलावा पार्टी के कुछ नेताओं के नाम से है। नर्मदा परिक्रमा को लेकर बताया जा रहा है कि ये किताब लिखी है उन्होंने। हाँ, उसमें लिखा तो नर्मदा के पथिक है, तो नर्मदा परिक्रमा को ही लेकर होगा। सभी को आमंत्रित किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को और अन्य तमाम सामाजिक राजनीतिक लोगों को पुस्तक के विमोचन के लिए आमंत्रण भेजा गया है। ये पुस्तक पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, यात्रा भी गैर राजनीतिक थी। यात्रा के संस्मरणों को जानने के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। शरद हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शरद, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आमंत्रित तो सभी को किया गया है और यात्रा जो थी वो गैर राजनीतिक थी, लेकिन यात्रा पर सवाल राजनीति के तहत ही उठाए गए थे, और जब आमंत्रण बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं को, प्रदेश के शीर्ष नेताओं को दिया गया है, तो अब आगे क्या होगा? कैसी सियासत चलेगी? क्या ये सियासत है या फिर ये सियासत से अलग हटकर कुछ है? देखिए, बिल्कुल ये देखना होगा कि आखिरकार अब आगे इस पर सियासत क्या होगी और कैसे होगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि सवाल नर्मदा का है और नर्मदा की बात इस तरफ के लोग यानी कि सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं और विपक्ष के लोग भी करते हैं। दिग्विजय सिंह ने दरअसल 2017-18 के दौरान में ये परिक्रमा की थी और उस परिक्रमा को लेकर उस वक्त भी
बहुत सियासी तौर पर बवाल मचा हुआ था और कहीं ना कहीं ये कहा भी जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और तब चुनाव, उस दौरान चुनाव का भी वक्त था। हालांकि अब नर्मदा में भी बहुत पानी बह चुका है और किस तरीके से परिस्थितियां रही राजनीतिक तौर पर वो भी सबने मध्य प्रदेश में देखा है। लेकिन अब जबकि ओपी शर्मा जो उनके निज सचिव हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है और उनकी किताब दरअसल दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी गई है और बीजेपी के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी के नेता उसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो संभव है कि एक राजनीतिक विषय उस दिन ये भी बने, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस किताब का विमोचन करेंगे और किताब नर्मदा पर लिखी गई है। तो बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, वीडी शर्मा को भी भेजा गया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमा भारती को भी भेजा गया है जितनी जो जानकारी है। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल समेत कई और नेताओं को भी भेजा गया है। तो संभव है कि अगर ये नेता शामिल होते हैं उस कार्यक्रम में तो भी राजनीतिक तौर पर एक मुद्दा खड़ा हो सकता है, और अगर नहीं भी होते हैं तो फिर दिग्विजय सिंह उस पर क्या कहते हैं उस दिन विमोचन के दौरान, तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक विषय बनेगा। तो देखना होगा कि दिग्विजय की ये जो नर्मदा परिक्रमा थी उसके 4 साल होने के पर जो किताब का विमोचन है उसके दौरान में राजनीतिक माहौल और क्या कुछ मध्य प्रदेश में बनता है। जी, नर्मदा को लेकर सियासत या नर्मदा के जरिए सियासत शरद हम देखते आए हैं कि वो हमेशा से होती रही है। इस बीच उमा भारती बड़ी सक्रिय हैं बीते कुछ दिनों से। सच्ची वाली छोटी बहन क्या आएंगी? देखना होगा क्या वो आती हैं या नहीं आती हैं। 30 तारीख मुकर्रर है इस बात के लिए जो विमोचन है किताब का। उस पर भले ही लिखी उनके निज सचिव ने हो, लेकिन जो दिग्विजय सिंह है उन्हीं पर पूरी तरीके से केंद्रित है ये किताब। तो जो आएगा, तो जैसा मैंने कहा, अगर बीजेपी के बड़े नेता आते भी हैं तो भी अपने आप में सुर्खियां बनेंगी, और अगर नहीं भी आते हैं तब भी कहीं ना कहीं ये विषय राजनीतिक रंग लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गुला चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है। आज शाम 6 बजे के बाद गोपालपुर और कलिंगपट्टनम के बीच तूफान का लैंडफॉल होने की संभावना है। तूफान की वजह से बस्तर संभाग के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं 27 सितंबर को गुलाब चक्रवात कमज़ोर होकर अवदाब के रूप में बस्तर ज़िले में प्रवेश कर कल सुबह इसके प्रवेश करने की संभावना है, और ये कल रात तक बीजापुर ज़िले को पार कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लैंडफॉल होने की संभावना है। ये छत्तीसगढ़ में कल सुबह तक प्रवेश कर जाएगा, जिस समय का इसमें विंड स्पीड है करीब 40 किलोमीटर के आसपास तक हो सकता है वो रहेगा। और पूरे एक जो रास्ता रहेगा उसका वो मुख्य रूप से बस्तर ज़िले, उसके बाद में दंतेवाड़ा ज़िले का कुछ भाग, उसके अंदर फिर बीजापुर, तो ये इसका रास्ता रहेगा। इस बीच में कल दिन भर लगभग इन तीनों ज़िलों में 40 किलोमीटर के आसपास की हवा है और उस चल सकती है। इसके साथ में जो लगे हुए ज़िले हैं उसमें भी प्रभाव करने की संभावना बने रहे। कोरोना और डेंगू के खतरे से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में अब स्वाइन फ्लू की भी दस्तक हो गई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू का खतरा है। जिले में पिछले 2 महीनों में स्वाइन फ्लू के 5 मरीजों की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। इनमें से 3 को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यापक रूप से स्वाइन फ्लू की जांच नहीं हो रही है। जांच होने पर मरीजों के बढ़ने की भी आशंका है। राजधानी में बीते कुछ दिनों से फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है और सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में लगातार फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं, और इसलिए एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों और संस्थाओं को संदिग्ध के सैंपल जांच कराने के निर्देश दिए हैं और लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील कर दी है। चिंता की विषय है और लगातार सजग होने की बात है। कोई भी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, यानी हम टीकाकरण करते हैं और कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया, तो एक ये बात आती है कि ये बीमारी से अब हमको मुक्ति मिल गई, फिर भी एक आध प्रकरण कभी कभी आते हैं। बाकी सैकड़ों बीमारियां हैं जो हमारे बीच में विद्यमान हैं। इससे बचे रहना और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था उसके इलाज के लिए बनाए रखना, ये सरकार की प्राथमिकता है। कहीं कोई भी लापरवाही ना हो। बीमारी है। बैतूल के भीमपुर में पंचायत के फरमान के बाद आदिवासी युवती को जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है।
आदिवासी युवती को उसके ही रिश्तेदारों ने बताया गया कि केरल ले जाकर एक ठेकेदार को बेचा। बाद में युवती जैसे तैसे जान बचाकर बैतूल वापस आई, लेकिन उसे लेने के लिए ठेकेदार भी पीछे पीछे आ गया। युवती ने पंचायत से मदद मांगी तो पंचायत की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से युवती की मुसीबत बढ़ गई। इस फरमान में ये कहा गया कि युवती के जो परिजन हैं वो ठेकेदार को 2 लाख रुपए अदा करें या फिर अपनी बेटी को उसके हवाले कर दें। अब युवती और उसके परिजन पुलिस से मदद की मांग कर रहे हैं। बैठा था और बोल रहा है कि गांव वाले भी, पंचायत भी, अगर तुमने 2 लाख लिया होगा तो भिजाओ लड़की को, नहीं तो 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो हमारा कहना है सर कि हमने 2 लाख रुपए लिया नहीं तो हम क्यों भिजाए हमारे लड़की को। तो सर उन लोग बोले कि अगर नहीं भिजाएंगे तो 2 लाख रुपए भरो, नहीं तो फिर लड़की को भिजाओ साथ में। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋषु, सबसे पहले तो वो जो पीछे पीछे जो खरीदार आया है, जो लड़की को लेने आया है, वो कहाँ है और पुलिस उसको पकड़ रही कि नहीं? इस मामले में अभी अपडेट ये है कि जो खरीदार, जो ठेकेदार जिसकी चर्चा की जा रही है कि जिसने लड़की के साथ ज्यादती भी की और 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, या अगर 2 लाख रुपए लड़की के परिजन नहीं दे सकते हैं तो वो लड़की को साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति है ये केरल का रहने वाला है, वहां पर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है। और ये जो परिजन है लड़की के कह रहे हैं कि ये गांव के आसपास ही है, रोज गांव के चक्कर काट रहा है। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस के आला अधिकारी जो है, महिला सेल जो है, उनका ये कहना है कि अब इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है और उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है जो कि इस तरह की हट पाले हुए है लड़की को साथ ले जाने की। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो शर्मनाक बात सामने आई है कि पंचायत जो है वो अपने ही गांव की जो बेटी है उसको इस तरह से भेजने का फरमान उन्होंने जारी किया कि कलेक्टर तक ये जानकारी पहुंची नहीं पहुंची, और कलेक्टर की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? जी देखिए, परिजन जो है उन्होंने बैतूल पुलिस से इसकी शिकायत की है। अभी कलेक्टर के संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं आ पाया है, पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस बैतूल एसपी तक ये मामला पहुंच चुका है और उनका कहना है कि इस मामले में जल्द ही जांच करके जो दोषी होगा उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और पंचायत के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जरूरत इस बात की है कि अमले को तुरंत इस गांव में पहुंचना चाहिए और तुरंत छानबीन करना चाहिए, और जो फरमान जिस प्रकार से सामने आया है उसको, उसके पीछे जो सोच है उसको मिटाने के लिए समझाइश भी दी जानी चाहिए और ये सब काम तुरंत तौर पर होना चाहिए। शुक्रिया आपका। बैतूल से हमारे सहयोगी ऋषु जुड़े थे